तो डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कल हम लोग देख चुके हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स के बारे में, और सेल का स्ट्रक्चर देखे थे हम लोग, और किस तरीके से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है उसको हमने समझा था। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और कहाँ से होता है इसको समझा था। अब आज हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये इसके दो डिवीजन हैं या दो कंपोनेंट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये दोनों इसका अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्रेनियल नर्व से, मतलब ब्रेन के क्रेनियल नर्व से अराइज होके जितने भी नर्व्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सब कुछ इसमें आते हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ब्रेन से जो भी नर्व ओरिजिनेट होगा और पूरे बॉडी तक जाएगा उसको क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होने वाले नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखेंगे ह्यूमन ब्रेन। उसका डायग्राम ओपन कर देता हूं मैं।
ठीक है, अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, बुक में ही देखो और मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो ह्यूमन ब्रेन बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ठीक है, और जो थिंक करने के लिए इनेबल करता है, डिसीजन लेने के लिए इनेबल करता है, ठीक है। तो ये मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और न्यूरल कनेक्शन शो करता है। कल का वीडियो का लिंक भेजा हूँ ग्रुप में, आज ओपन कर दो दीवान दीवान। तो ह्यूमन ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करता है? सेंस ऑर्गन से इंटरप्रेट करता है और फिर सिग्नल को मसल्स में भेजता है या इफेक्टर्स में भेजता है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के जो 3 मेन पार्ट्स हैं या रीजन्स हैं, वो हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले देखेंगे फोर ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट, मोस्ट डेवलप और मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, फ्रंट पार्ट, ओके। रीजनिंग के लिए, स्पीच के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, साइट, हियरिंग एंड इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए ये वर्क करता है। और इसमें सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन रहते हैं जहां पर सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके फ्रॉम अदर रिसेप्टर अलॉन्ग विथ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन, ओके। तो दीज आर फाउंड इन द सेरिब्रम इटसेल्फ आर गिवन बिलो। तो इसमें सेंसरी एरियाज है ना, स्किन, मसल, आइज, ईयर, नोज, वहां से सेरिब्रम क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। एसोसिएशन एरिया प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है हमारा और इंफॉर्मेशन जो अभी मिला है उसके हिसाब से एक्शन लेता है। और मोटर एरियाज क्या कर में जो मसल और ग्लैंड है वहां पर इंपल्स को सेंड करता है। तो सेरिब्रम है इसका एक पार्ट। सेकेंड पार्ट इसका है ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल सॉलिड क्लब्ड शेप्ड बॉडीज का पेयर है जो एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं। स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ऑल्फैक्टरी लोब्स। इसके बाद है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना और जो भूख का जो फीलिंग आता है, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको कंट्रोल करता है। बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा हाइपोथैलेमस अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर उतना फीलिंग नहीं होता, मेरे को उतना भूख नहीं लगता, ठीक है। प्यास भी खुद से ही पीता हूँ, एकदम प्यास लग रहा है ऐसा नहीं होता। तो ये है फोर ब्रेन। अब देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है, ठीक है। हेड, नेक और ट्रंक के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, साउंड को लोकेट करता है और विजुअल रिफ्लेक्सेस को लोकेट करता है।
ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट में फोकस कराने का काम करता है। और आई मसल का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है, प्यूपिल का साइज, ये सब कम ज्यादा करना, ये सब काम ये करता है। इसके बाद है थर्ड, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या है, पीछे के साइड है, और ये उसके बाद आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है बाकी ब्रेन का। तो इसके थ्री पार्ट हैं, उसमें फर्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम, तो सेरिबेलम क्या करता है, मस्कुलर एक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। और वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, हाँ, अपने विल से जो एक्शन करते हैं। और ये क्या करता है, पोस्चर को मेंटेन करवाना, बॉडी में इक्विलिब्रियम क्रिएट करना, है ना। कब, जब हम वॉक कर रहे हैं, ड्रिंकिंग, कैचिंग, राइडिंग कर रहे हैं, तब बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम करता है। उसके बाद है पोन्स। तो मेडुला के ऊपर होता है ये, और रेस्पिरेशन में टेक पार्ट लेता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन के बीच इंपल्स को रिले करता है। इसके बाद है मेडुला ओब्लॉन्गेटा। मेडुला ओब्लॉन्गेटा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कंटिन्यूसली पाया जाता है, और ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग। तो ये हो गया हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन जो है, ब्रेन के स्टेम है ना, मतलब सेंट्रल ट्रंक है ब्रेन के, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। तो ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन की अगर बात करें, तो ये बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है ना, जैसे हार्मोन का रिएक्शंस हो गया, और इंपल्स को रिसीव करता है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से, और उसके बाद उस अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करवाता है। और क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन में जो भी इंपल्स आया है उसको इंस्ट्रक्ट करके मसल और ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि आप ऐसा करो करके, और ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ना। तो जितना हमारा एक्सपीरियंस होता जाता है, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये था ह्यूमन ब्रेन के बारे में। अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। चल, इसमें तो चल, मोबाइल में नहीं देखा था, कनेक्टेड तो दिखा रहा है। ये अच्छे से स्टार्ट नहीं होता, और मैं इसको टच कर दिया था, शायद इसलिए हो गया होगा। स्पाइनल कॉर्ड, तो क्या है स्पाइनल कॉर्ड, लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू अराइजिंग फ्रॉम मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, है ना। न्यूरल सिग्नल को ट्रांसमिट करने में फंक्शन करता है बिटवीन ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। और अब हम देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कैसे होता है। तो ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन है,
और बहुत सारे एक्टिविटीज करता है। तो इस तरीके से वो डिजाइन होता है ब्रेन कि वो एक बोनी बॉक्स के अंदर फिट हो जाता है और इनसाइड विच फ्लूइड फिल्ड बैलून रहता है जो उसको शॉक से प्रिवेंट करता है, ठीक है। और हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर होता है यहाँ जिसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं या बैकबोन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे वर्क करता है। इसको हम समझ भी चुके हैं कल, बस इसको ऐसे रिवाइज करते हैं। तो नर्वस टिश्यू रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी पार्ट और उसको कहाँ भेजेंगे, ब्रेन में भेजेंगे। ब्रेन क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, डिसीजन मेक करेगा। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू को अपने डिसीजन को कन्वे कराएगा। मसल में स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो शेप एंड अरेंजमेंट को चेंज करते हैं इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इम्पल्स। और उसके बाद प्रोटीन का जो नया अरेंजमेंट होता है वो मसल सेल्स को एक शॉर्टर फॉर्म देता है। माइंड जिस डायरेक्शन में उसको मूव कराना चाहता है उस तरफ मूवमेंट करने के लिए। तो यह था सीएनएस। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्व जो सीएनएस से निकलते हैं वहां से ये स्टार्ट होता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को ये कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या नर्व्स आते हैं, देखो क्रेनियल नर्व्स, फर्स्ट है क्रेनियल नर्व्स। तो जो ब्रेन से इमर्ज होते हैं और थ्रू आउट द हेड जो स्प्रेड होते हैं। सेकंड है स्पाइनल नर्व्स। ये वो नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और ये पूरे बॉडी में फैले होते हैं हेड को छोड़ के, ठीक है। थर्ड टाइप है विसरल नर्व्स। ये स्पेशल काइंड ऑफ नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये इंड हो गया ह्यूमन का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो हमने देखा वो नर्व्स वाला देखा। हार्मोन वाला बचा है ना। अभी हमने नर्वस सिस्टम बस देखा ह्यूमन का, हार्मोन वाला देखेंगे प्लांट में कोऑर्डिनेशन देखने के बाद। तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। डबल ओ है कि सिंगल ओ है? लेकिन प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ना तो मसल टिश्यू होता है जैसा एनिमल में होता है, फिर भी वो मूवमेंट है ना और रिस्पॉन्स शो करते हैं। मूवमेंट का मतलब लोकोमोशन नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह जाना ये नहीं है, उनके बॉडी के अंदर होने वाला मूवमेंट, ठीक है। तो वो केमिकल मीन्स से इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। और दो टाइप का उनमें मूवमेंट होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स
टू स्टिमुलस एंड मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं रहता इस तरीके के रिस्पॉन्स में। जैसे आप प्लांट को टच करोगे तो अपने लीफ को मूव करेगा। सेंसिटिव प्लांट इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं, और प्लांट का जो मूवमेंट है आप उसको जहां टच करोगे उसे डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। तो ये कैसे होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है। प्लांट इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल कन्वे करता है ना। उसमें कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता कंडक्शन के लिए, जैसा कि एनिमल्स में होता है। ब्रेन था और स्पाइनल कॉर्ड था, नर्व्स था, वैसा कुछ नहीं होता। और वाटर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्लांट के सेल अपना शेप को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे पानी ज्यादा है तो स्वेल हो जाते हैं, कम है तो श्रिंक हो जाते हैं। अब जैसे आप लोगों ने मिमोसा पुडिका छुई का प्लांट तो देखा ही है, ठीक है। जब भी आप उसको टच करते हो तो बहुत क्विकली उसके लीव्स क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और कुछ फ्लावर जैसे सनफ्लावर का जो मूवमेंट है वो सन के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। लेकिन अब हम सेकंड देखने वाले हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, जो कि स्लोअर होता है इसके कंपैरिजन में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो प्लांट क्या है, एक ग्रोथ के हिसाब से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपना मूवमेंट शो करता है, जो कि डायरेक्शनल होता है। तो हमको लगता है कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या है। हाँ, ये जो मूवमेंट है वो ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स हैं, उसको अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टिमुलस हो रहा था इससे पहले जो हमने देखा फर्स्ट वाला, वो क्या हो रहा था कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, ठीक है। अब देखना कुछ प्लांट जैसे कि पी, पंपकिन और कुकुम्बर दूसरे प्लांट में या फेंस में क्लाइंब करते हैं टेंड्रिल्स बना के। तो ये जो टेंड्रिल्स है ना सेंसिटिव रहते हैं टच के लिए। तो जब भी वो किसी कांटेक्ट के सपोर्ट में आते हैं तो जो पार्ट टेंड्रिल का उसके सपोर्ट में आता है, कांटेक्ट में आता है ऑब्जेक्ट, वो रैपिडली ग्रो नहीं करता। जो टेंड्रिल है यहां पर आया तो रैपिडली ग्रो नहीं करेगा। टेंड्रिल जो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट से दूर जाने की कोशिश करता है। इससे वो एक सर्कल बना लेता है, ठीक है। और सर्कल बना के स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के उससे क्लिंग हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। उसमें फर्स्ट है ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये लाइट, ग्रेविटी, वाटर और सर्टेन केमिकल्स के हिसाब से ट्रिगर करता है। तो बुक में चारों टाइप का है।
फर्स्ट हम देखेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, तो फोटोट्रॉपिक का मतलब है लाइट। यहां पर स्टिमुलस क्या है? लाइट है। तो प्लांट लाइट के रिस्पांस में प्लांट का मूवमेंट है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, या इसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट का सूट है, जो जो सॉइल के ऊपर होता है, वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, जबकि रूट क्या है? अवे फ्रॉम लाइट ग्रो करता है। जिसको समझाने के लिए आप कोई भी प्लांट को अपोजिट डायरेक्शन में रख के देखना, जहां से सनलाइट आती है विंडो के पास, है ना, उसको दूसरे डायरेक्शन में रखना, तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि उसका जो सूट पार्ट है वो लाइट के डायरेक्शन में मूव हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का मूवमेंट है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। इसका मतलब है ग्रेविटी। ग्रेविटी के हिसाब से प्लांट का मूवमेंट है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, या जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो रूट जो है हमेशा डाउनवर्ड ग्रेविटी की तरफ उसका मूवमेंट रहता है, जबकि सूट हमेशा अर्थ से अवे, सॉइल से ऊपर की तरफ रहता है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कि, कि ये आप जैसे कोई गमला है, अब उसमें जो रूट आ गया है ना, उसको आप ऐसे पलट के भी रख दोगे थोड़ा सा होल करके, तो रूट ऊपर से फिर निकल के फिर वो नीचे ही जाएगा, और स्टेम जो है नीचे आपने किया था तो नीचे से फिर वो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड टाइप का मूवमेंट है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, वाटर के रिस्पांस में मूवमेंट। तो प्लांट का जो रूट पार्ट है डेफिनेटली वो अंडरग्राउंड वाटर का जिधर ज्यादा है वो उस तरफ ग्रोथ करेगा, है ना। इसके बाद है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब केमिकल। अब प्लांट का ग्रोथ क्या है? केमिकल पे भी डिपेंडेंट रहता है, इसको कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ है वो किस तरफ होता है? ओव्यूल की तरफ, फर्टिलाइजेशन के टाइम में, है ना। तो वहां पर कुछ केमिकल है वहां पर जो उसको उस तरफ उसके ग्रोथ को कराता है। ठीक है, तो आप लोगों ने प्लांट में भी कोऑर्डिनेशन देख लिया, और ह्यूमंस में या एनिमल्स में नर्वस सिस्टम को देख लिया है। अब देखेंगे हम केमिकल कम्युनिकेशन। ये वाला, अच्छा, इन चारों में से कौन सा होगा ये कह रहे हो, है ना।
हाँ वो इनसे भी अलग है, थिग्मोट्रोपिज्म। हाँ थिग्मोट्रोपिज्म है, जिसमें टच के स्टिमुलस के हिसाब से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वो थिग्मोट्रोपिज्म है, इनसे अलग है। और वो जो फर्स्ट हमने पढ़ा था कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। और वो जो टेंडिल बन रहा है वो ग्रोथ के लिए है, तो थिग्मोट्रोपिज्म इसी के अंडर आएगा, उसको फिफ्थ में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कोई भी सेल कंटिन्यू क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ज्यादातर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म दूसरे तरीके का कम्युनिकेशन करते हैं, जिसको केमिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स नहीं हो के बजाय केमिकल कंपाउंड रिलीज होता है, ठीक है, जो कि डिफ्यूज हो जाता है सेल के अराउंड, ठीक है। और अदर सेल जो है उसको डिटेक्ट करते हैं स्पेशल मॉलिक्यूल्स के थ्रू, और रिकॉग्नाइज करते हैं और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, और उस कंपाउंड को हार्मोन्स कहते हैं। तो स्टिमुलेटेड सेल से रिलीज होता है हार्मोन, और ओरिजिनल सेल के चारों तरफ वो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। और उसका जो सिंथेसिस है, जहां पर उसका साइट ऑफ एक्शन है उससे अवे होता है, दूर होता है, जहां पर वो सिंपली डिफ्यूज होता है। टारगेट सेल उसको डिटेक्ट करता है, क्योंकि टारगेट सेल के पास स्पेशल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उसके सरफेस पे। फिर इसका प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिटेंस जो स्लोअर होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो वर्क करता है ये, और ये बॉडी के सभी पार्ट में रीच करता है, ठीक है, स्टेडली और परसिस्टेंटली। तो टू टाइप के हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स एंड एनिमल्स हार्मोन। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्लांट हार्मोन्स। तो मेजर जो है फर्स्ट है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स सूट के टिप में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। सूट के टिप में सिंथेसाइज होता है, और वर्क क्या है इसका, प्लांट को के लेंथ को बढ़ाना, ठीक है। अगर लाइट प्लांट के एक साइड में आ रहा है तो प्लांट उस तरफ बेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सिन क्या है उसके अपोजिट साइड में प्रोड्यूस होता है ना। प्लांट अगर इधर इस तरफ उड़ रहा है तो उसके अपोजिट साइड में ऑक्सिन बनता है, वो स्टिमुलेट करता है सेल को लॉन्गर ग्रोथ के लिए। सेकेंड जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन्स।
तो ये जो है स्टेम और फ्लावर, हेलो मोटो। हाँ 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 बस नहीं वो बोला कि उसको पढ़ाने गया था ना, तो उसी समय वो स्कूल से आया था। इसके बाद है साइटोकाइनिन्स। स्टेम और फ्लावर, ये जो है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, और फ्रूट और सीड में इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है। इसके बाद है एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स का जो येलो कलर हो जाता है, फिर लीव अलग हो जाता है प्लांट से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखते हैं एनिमल हार्मोन्स, लास्ट टॉपिक आज का, और डिसऑर्डर्स हार्मोन्स का। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से इनका सिंथेसिस और सिक्रेशन होता है, और ये डायरेक्ट ब्लड में पोर होते हैं, मिक्स होते हैं, और स्पेसिफिक ऑर्गन तक ये कैरी करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, ठीक है। ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। डक्टलेस मतलब, डक्ट मतलब ट्यूब, ट्यूबलेस, कोई ट्यूब नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपने सेक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में पोर करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है, या टारगेट ऑर्गन के पास सेंड करते हैं, या टारगेट सेल के पास इनका जो सेक्रीशन है वो जाता है। और इसका जो डायग्राम है दिया है बुक में, मेल और फीमेल का, जो भी ग्लैंड्स हैं उसका, ठीक है। तो सबसे जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन सा है, पिट्यूटरी। वो क्या है, जितने भी ग्लैंड है बॉडी में उसके एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस जो है ना, वो मेजर रोल प्ले करता है इन सब हार्मोन्स को रिलीज होने में। जब हार्मोन का लेवल लो होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करके। तो मेजर हार्मोन्स देखते हैं, उसमें फर्स्ट है, एक तो ये पिट्यूटरी वाला हो गया, और सेकंड देखते हैं एड्रीनेलिन। तो कौन सेक्रेट करता है इसको, एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है।
स्ट्रेस सिचुएशन में ये वर्क करता है। हाँ, टारगेट ऑर्गन क्या है इसका? हार्ट। तो हार्ट बीट फास्टर हो जाती है और मसल को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और जो ब्लड है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की तरफ कम जाता है। ठीक है, और ब्लड जाता किधर है? स्केलेटल सिस्टम की तरफ जाता है। ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है डायफ्राम के कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण और रिब मसल्स के कारण, और फिर हम उस सिचुएशन से डील करते हैं जिसके कारण हमको स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट मेजर हार्मोन है थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड से सेक्रीट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, जिसके लिए आयोडीन एसेंशियल है। आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है ना? गोइटर। और अदर हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ठीक है, ये इसी का ही है। तो अगर अच्छे से नहीं होगा तो ड्वार्फिज्म, हाइट कम हो जाना, या जिग्नेटिज्म हो जाता है। हाइट कम हो जाना या हाइट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ज्यादा सेक्रेट होगा तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कम होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा। इसके बाद है टेस्टोस्टेरोन और ओएस्ट्रोजन। तो ये जो है मेल्स में कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स में तो ये जो है ये दोनों, ये मेल में और ये फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एग के डेवलपमेंट के लिए और ये स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। मेल कैरेक्टर के लिए और ये फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट हार्मोन है जो इंसुलिन। पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, और इसकी डिफिशियंसी से डायबिटीज होता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। मतलब पर्टिकुलर अमाउंट सेक्रीशन नहीं होगा इन हार्मोन्स का तो प्रॉब्लम आएगी। अगर हाइपर सेक्रीशन हो रहा है तो भी, या हाइपोसेक्रीशन कम सेक्रीशन हो रहा है तो भी, जैसे ड्वार्फिज्म। ठीक है, ग्रोथ में डिफिशियंसी किसके कमी से होगी? ग्रोथ हार्मोन्स की कमी से। जिग्नेटिज्म, हाइपर सेक्रीशन, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी और एक्सेसिव ग्रोथ होगा। गोइटर क्या होगा? आयोडीन बहुत ही एसेंशियल है थायरोक्सिन हार्मोन के सेक्रीशन के लिए, लेकिन अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो नेक स्वोलन हो जाता है ना। अब कम होता है क्योंकि अब नमक में आयोडीन मिला रहता है, लेकिन पहले के जो ओल्ड पीपल थे उनमें गोइटर होता था। इसके बाद है डायबिटीज मेलिटस। पैंक्रियास के बीटा सेल में इंसुलिन बनता है, और अगर उसका सेक्रीशन रिड्यूस हो जाता है तो शुगर बॉडी में बढ़ जाता है, ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। ठीक है, और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और उनको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, और इंसुलिन हार्मोन अगर ओवरवर्क करता है तो शुगर का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फिर क्या होता है? ऐसे पर्सन को मीठा चीज खाना पड़ता है, चॉकलेट कैंडी अपने पास रखना पड़ता है। तो ऐसे
बच्चों को भी अगर है तो वो एग्जाम हॉल में बनाना, कैंडी, चॉकलेट वगैरह लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट हम देख लेते हैं कि ये जो हार्मोन है ना वर्क कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मान लो इसको हम समझेंगे ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से। अगर शुगर का लेवल इंक्रीज हो गया है और उसको कौन डिटेक्ट करेगा, बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, जिससे वो ज्यादा इंसुलिन बनाएंगे। ठीक है, मतलब आपने क्या लिया, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट रिच मील लिया, ऐसा खाना लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। आप लोग को पता होना चाहिए कि अब ऐसा राइस का भी प्रोडक्शन हो रहा है जो शुगर फ्री होता है ना। कहाँ से लाते हैं? अच्छा अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट रिच मील लोगे तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। अभी 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 मैं देख रहा था एक वीडियो में कि उसमें बोल रहा था कि साबूदाना खाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, क्योंकि उसमें तो पूरा मतलब कार्बोहाइड्रेट शुगर ही रहता है, कोई ज्यादा और बाकी कुछ उसमें बॉडी को बेनिफिट देने वाला और दूसरा कुछ चीज रहता ही नहीं, स्टार्च है पूरा वो। ठीक है, हाँ, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, हाँ, क्योंकि सस्ता है और उपास में तो खाना ही नहीं चाहिए, और उल्टा उसको उपास में खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उपास इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम हमारा चलो गॉड वाला रीजन है, लेकिन बॉडी की क्लीनिंग हो, शुगर लेवल मेंटेन रहे, है ना, टॉक्सिन निकल जाए, जो स्टार्च का जो लेवल है बना रहे, मतलब अननेसेसरी नहीं चाहिए। लेकिन कोई अगर साबूदाना का ही आइटम खा रहा है तो वो तो स्टार्च ले रहा है ना, तो उसके उपवास रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये बॉडी को ब्लॉक करने का काम करने वाला फूड है। ओके, और कोई ले भी रहा है तो उसके साथ मतलब रफेज जो है गाजर वगैरह उसमें मिक्स होना चाहिए जो उसको डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच मील आप लेते हो तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, पैंक्रियाटिक बी सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन कराता है, इंसुलिन टारगेट सेल मतलब ब्लड में आएगा और ग्लूकोज का लेवल को कम कराएगा। ठीक है, और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल कम होगा एक इनहिबिटर जाएगा पैंक्रियाटिक बी सेल में और बोलेगा कि अब बंद कर दो इंसुलिन का प्रोडक्शन, और वहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन फिर बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्विज ऑनलाइन खेलेंगे। ठीक है, अच्छा, वो भी चाहे तो ऑनलाइन खेल सकती है। ठीक है, तो आज का क्लास कंप्लीट होता है।